तो आज मेट्रो रहती तो आप 10 मिनट में ठाणा पहुंच सकते थे, आज 20 मिनट में मुंबई पहुंच सकते थे। आखिरी सवाल करना चाहूँगा सर आपसे। भिवंडी पिछले 10-15 सालों से अगर मैं देखूँ तो सर हर साल बारिश में खड्डे, इतनी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, इतने एक्सीडेंट होते हैं। उसके अलावा आईजीएम जो हॉस्पिटल है उसकी हालत ठीक नहीं है। उसके अलावा म्यूनसिपलिटीज़ की जो स्कूलें हैं उनका स्ट्रक्चर वो भी ठीक नहीं है, उनकी पढ़ाई वो भी ठीक नहीं है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, क्या ये पिछले 15-20 सालों से ठीक नहीं हो सकती थी? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इलेक्शन का माहौल है और आने वाला एमएलए का इलेक्शन, उसकी दौड़ में पूरी भिवंडी लगी हुई है और भिवंडी ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से कई सारे उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं सामने और सभी लोग इस कोशिश में हैं कि टिकट मुझे मिलना चाहिए, टिकट मुझे मिलना चाहिए। और साथ ही साथ कई सारे उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो आज़ाद हैं। अब इस रेस में हमको ये देखना है कि टिकट किसको मिलता है और किसको नहीं। भिवंडी वेस्ट से एक बड़ा नाम जो अभी सामने आया है वो है साईनाथ पवार साहब का, जो एक अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे नेता। अब वो भी कोशिश में है कि इस बार एमएलए का इलेक्शन वो भी लड़ेंगे। अब जानते हैं उनसे कि अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो किस पार्टी से या फिर अपक्ष, तो ये तो जानेंगे जब उनसे बात करेंगे। आइए डायरेक्टली उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं भिवंडी शहर को लेकर, क्या सोचते हैं विकास को लेकर और क्या सोचते हैं अपने ओपोनेंट को लेकर। तो सबसे पहले आपका वेलकम है सर हमारे चैनल में, बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल सर यही है कि 2009 में आपने इलेक्शन लड़ा और तकरीबन 1600-1700 वोट से जो है आप सेकंड पोजीशन पर रहे। उसके बाद आपने 2 बार अनाउंसमेंट किया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा एमएलए का, लेकिन आप इलेक्शन नहीं लड़े। तो क्या इस बार भी मामला ऐसे ही कुछ होने वाला है या वाकई में आप इलेक्शन लड़ेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि मैंने 2004 से राजनीति के अंदर सक्रिय रूप से ये प्रवेश किया था। और उस समय जो था कि 2004 में हमने शिवसेना से टिकट मांगा था और टिकट दूसरे को मिला, तो हमने पार्टी का काम किया और आगे बढ़े। उसके बाद में हमने 2009 में इस एक विधानसभा क्षेत्र है उसका संपर्क प्रमुख करके पूरा व्यवस्था में हमने देखी थी और उस समय भी हमने टिकट मांगा था, तो उस समय भी कुछ कारणवश नहीं मिली। और हमने तभी जो लोग थे, क्योंकि हम लोगों से जुड़े हुए थे, आज हमारी फैमिली है या मैं, हमारे जो फाउंडेशंस है, हमारे वालिद साहब थे, हमारे पिताजी थे रंगराव विठोबा पवार, हम लोग सब बहुत सोशल वर्क में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। आज उनकी हिस्ट्री है कि कम से कम 60 सालों से उन्होंने यहाँ भिवंडी के अंदर समाज कार्य किया है। तो उस वजह से उस समय लोगों ने ये किया कि नहीं, आपको अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो आपने अपक्ष लड़ना है। और ये लोगों का आदेश था, ये लोगों का रुझान था, एक लोगों का सब्जेक्ट था, एक उनकी चाहत थी। तो उनके बल पे हमने वो चुनाव लड़ा और हमें उसमें अपयश आया, लेकिन अपयश ऐसा आया कि वो यश के बराबर था और डिफरेंस नहीं था उसके अंदर सर। 1600-1700 वोट बोले तो कुछ भी नहीं। और पूरे भिवंडी ने भी देखा, पूरे महाराष्ट्र में वो सब्जेक्ट गया और लोगों ने सराहा और वो केवल श्रेय भिवंडी की जनता और भिवंडी के जनता का ही था। जनता भी ये जानना चाहती है कि 2 बार अनाउंसमेंट करने के बाद आप नहीं लड़े, तो क्या इस बार भी ऐसा मामला है या एंड तक लड़ने वाले हैं आप? नहीं, उसके अगले बार ऐसा हुआ कि कुछ कारणवश जो महाराष्ट्र की राजनीति थी वो थोड़ी चेंज हो गई और युति थी वो युति नहीं रही। और युति न रहने के कारण सब जो गणितें थे वो अलग थी। तो हमको पूछा गया तभी कि आप लड़ोगे क्या, तो हमने नहीं कहा। और कुछ उस समय मित्रत्व का विषय था, तो मित्रत्व का विषय हमने निभाया और उस समय हमने नहीं लड़ा। और उसके अगले वाले साल में हमने कोशिश की थी, टिकट मांगा भी था, लेकिन टिकट हमको नहीं मिला। वो कारण था, दूसरा कोई कारण नहीं था। हमारी मांग थी, लेकिन जब हमें इलेक्शन लड़ना है तो एक हमारी स्ट्रेटेजी रहती है कि अब कोई पक्ष से हम मांगते हैं और उसका टिकट हमको मिलता है नहीं मिलता है, तो वो सब्जेक्ट रहते हैं। तो मांगना कोई गलती नहीं है, कोई गैर नहीं है। और अगर नहीं मिला तो कोई ऐसा हो ये नहीं है। तो ऑप्शन है ना कि अगर नहीं भी मिला तो हम अपक्ष लड़ सकते हैं, वो तो ऑप्शन है हमारे पास। हाँ, वो ऑप्शन लास्ट टाइम की, जैसे आपने 2 टर्म की बात की और उस समय की मैंने वो सिचुएशन बनाई कि हमने मांगा था, नहीं मिला, इस कारण हम नहीं लड़े। और बहरहाल अभी का जो आपका सवाल है कि अभी आप क्या करने वाले हो, कौन से पक्ष से करने वाले हो, तो बहुत से बोलना चाहिए। इससे अच्छा ये होगा कि पक्षों से हमारे अप्रोच चल रहे हैं, हमारी ओर से भी अप्रोच है, उनकी ओर से भी अप्रोच है और अप्रोच हमारे चल रहे हैं और उस अप्रोच में कुछ मिडवे निकल आएगा और उसके अंदर ज़रूर हम
डिक्लेयर करेंगे कि कौन से पक्ष है, और आपको भी डिक्लेयर करेंगे तभी। अगर आपको किसी पक्ष से टिकट मिल जाता है या अगर नहीं मिलता है, अगर आप अपक्ष लड़ते हैं, तो जो रनिंग एमएलए हैं पिछले 10 साल से, कहीं ना कहीं आप उनके लिए खतरा साबित हो सकते हैं वोट के मामले में। इस पर आप क्या कहते हैं, मतलब आप उनको कैसे देखते हैं और इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें इलेक्शन लड़ना है तो किसी को हराने को और किसी को जिताने के लिए हम इलेक्शन नहीं लड़ते। वो हमारे जहन में भी नहीं है और हमारे वो स्वभाव में भी नहीं है, हमारे संस्कार में भी नहीं है। हमने कॉन्टेस्ट 2009 में किया था और भिवंडी की जनता जनार्दन है, उन्होंने हमको सराहा था, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया था, और हमें ऐसा लगता है कि भिवंडी का विकास और बहुत से पैमाने पे होना बाकी है। बहुत सी और कमियां है, तो वो डेवलपमेंट हो सकती है, और हम क्या कर सकते हैं भिवंडी के लिए ये सोच लेके हम उतरने वाले लोग हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो आप बोल रहे हो उसके लिए ये आंसर मेरा बराबर है। अगर आप ये सोचते हैं कि भिवंडी शहर का विकास होना चाहिए और उसके लिए कि ज़रूरी है कि पावर में ही होना चाहिए, आप तो बिना पावर के भी ये चीज़ें कर सकते हैं। यस, यू आर राइट। देखो, हम जब भी कोई भी शहर में काम करते हैं, समाज में काम करते हैं, तो एक समाज सेवा के संस्था के मार्फत करते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हम करते हैं, और एज अ नगर सेवक हम काम करते हैं। नगर सेवक काम करते तो आप वार्ड में काम कर सकते हो, और फिर आप सीमित वार्ड के लिए रहते हो, और संस्था के द्वारा भी आप काम कर सकते हो, लेकिन उस संस्था के द्वारा आप आपकी संस्था और आपके सभासद जितने हैं उसके माध्यम से ही हम काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो समाज सेवा करता है, काम करता है, लोगों की कठिनाई जानता है और लोगों के बीच जाता है, तो उसको पता चलता है कि हम कम पड़ रहे हैं, और इसके लिए हमको एक विधायक के रूप में हमको गवर्नमेंट के अंदर हमको एक विधायक के रूप में हम जब आमदार बन के चुन के जाएंगे, तो जो हमारे संविधान में आमदार को जो ताकत दी गई है और उसके जरिए उसकी आवाज़ बन के जो पब्लिक की हम काम कर सकते हैं, वेरियस न्यू प्रपोजल्स लोगों के लिए हम ला सकते हैं, तो वो चीज़ होती है। तो उसके लिए जरूरी है कि आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि एमएलए ही है जो विधानसभा में जाकर भिवंडी के अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है वो उसको वहाँ पर बताएंगे, तो उसका सोल्यूशन मिलेगा। आपने क्या देखा पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में, क्या आपने भिवंडी शहर में ऐसा कोई बदलाव देखा कि विधायक के जरिए यहाँ पर भिवंडी शहर में तब्दीली आई या कुछ चेंज आया? जो हमारे को लोगों के प्रश्न है, क्योंकि विधायक ये होता है कि आपके वोटर है, आपके भिवंडी के जो कोई जनता है, उसको भेजा ही जाता है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है रखा जाए, उसका विकास है, फिर वो कितना हो रहा है, वो आधा हो चुका है तो आधा है तो उसको और फॉलोअप करना चाहिए और आगे लेके जाना चाहिए। ऐसे बहुत से मुद्दे भिवंडी के अंदर है, और जो 20 साल का आपने प्रवास बताया उसके अंदर से अभी शुरुआत हुई है रस्तों की, तो अभी वो रास्ते शुरुआत अभी हो गई है। 20 सालों की चीज़ें अब शुरू हो रही है सर, शुरू हो रही है। वो भी रास्ते का जो, अगर आप पूरे भिवंडी का काम देखोगे तो रास्ते के पूरे काम अभी तक मतलब नहीं हुए, आधी कंडीशन में कुछ जगह पूरे हुए। लेकिन हमारे को ऐसा लगता है कि अगर ये काम आपके वक्त में, जब आप विधायक बन के चुन के जाते हो, उसके पहले साल से फॉलोअप लेना आप चालू करते हो, तो 2-2.5 साल में 2 साल 2.5 साल काफ़ी होता है। तो ये मैं कोई एक विधायक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 20 साल से कोई कर रहे हैं तो उसने फॉलोअप करना चाहिए था। अभी तक सीसी रोड होना चाहिए था। आप देखो, आज हम यहाँ पे कोकण पट्टे में हैं, मतलब हमारा ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, ये कोकण पट्टा कहा जाता है। अगर आप ऊपर नासिक पट्टा जाओ या पुणे क्षेत्र में जाओ या और असेंबली में देखो, तो वहाँ के ग्राम पंचायत है, उनके भी सीसी रोड से। हम तो ठाणा और मुंबई के पास है। इतना क्लोज होने के बावजूद भिवंडी शहर खड्डे में। और भिवंडी यह शहर साहब ऐतिहासिक शहर है। आज हम पूरे वर्ल्ड में कपड़ा मैनचेस्टर माना जाता है। भिवंडी का कॉटन बोलो, भिवंडी का कपड़ा बोलो, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में यहाँ से एक्सपोर्ट्स हमारा कपड़ा होता है। उसके साथ साथ आज एक नया विकल्प वेयरहाउसिंग जोन हमारा तैयार हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा हब बोले तो भिवंडी शहर है। और आप मल्टीनेशनल बड़े से बड़े कंपनीज आज वेयरहाउसिंग हमारे भिवंडी में है। तो ऐसा सब होने के बावजूद अगर हमारी सिटी डेवलप नहीं होगी तो कैसा चलेगा। आज मेट्रो के काम चल रहे हैं, तो मेट्रो के काम चालू हो गए लेकिन आके रुक गए। लेट नहीं हो रहे ना सर, वो तो सालों से चालू होकर रुके हुए। सालों से वो अभी हमारा धामन करना के पास आके काम रुका हुआ। तो वो कल्याण जॉइंट कभी होगा, आगे डोंबिवली जॉइंट कभी होगा। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा पॉलिसी जो भी कोई सदस्य है, और उन्होंने ये करना चाहिए था कि
एक जोन तो दामनकर नाके तक का जोन तो चालू करना चाहिए। एटलीस्ट जो हमारे भिवंडी के जो वर्कर है, सर्वेंट्स है, स्टूडेंट्स है, ये जो ठाणा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो उनके लिए सुविधा तो हो जाती थी। आज यहाँ तक तो चालू कर देते हैं, वो भी रुका हुआ है। आज ट्रैफिक की समस्या कितनी बड़ी है। आज बच्चे लोग सुबह जाते हैं तो उनको आने के, तो आज मेट्रो रहती तो आप 10 मिनट में ठाणा पहुंच सकते थे, आज 20 मिनट में मुंबई पहुंच सकते थे। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रकल्प लिया है मेट्रो का, लेकिन जो उसके अंदर स्लोनेस है और उसको कोई फॉलोअप करने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। अगर बोल के उसको फॉलोअप करेंगे तो आज ये डेवलपमेंट आप एज अ सोशल वर्कर आवाज़ नहीं उठा सकते कि ये क्यों रुका हुआ है? आप एज अ अपोजिशन उनको नहीं बोल सकते कि क्या मामला है, आप इसको चालू करवाओ, प्रेशर डाल। हम ये सिटी के अंदर बोलना, आपके जरिए बोलना या सिटी के अंदर बोलना, ये अलग बात हो गया है। लेकिन जो सर्वोच्च हमारी जो व्यवस्था है विधानसभा की, वो हमारी सर्वोच्च व्यवस्था। इसीलिए तो मैंने बोला कि जो वहाँ का सदस्य है वो बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, उसको बहुत बड़ा एक प्रोटोकॉल है और वो उसका काम है, चीज़ फॉलो नहीं हो रही है इसलिए वो उसका काम है, उनका काम है। जो भी वो आज तक के एमएलएज हुए उनका काम था, है और रहेगा कि आप जो भी है उसको विधानसभा में बोलो। 3 असेंबली होती है, समर होती है, रेनी होती है और विंटर की असेंबली होती है और महीना असेंबली चलती है। आपके सभागृह के अंदर तो ऑल ओवर महाराष्ट्र के अधिकारी रहते हैं और एक एमएलए जब भी सभागृह के अंदर उठता है और जो बोलता है तो हर मिनिस्टर को उसको जवाब देना पड़ता है। हमारे पूज्यनीय बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान बनाया है, तो ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप जो बातें कह रहे हैं, ये अक्सर क्या होता है कि जब किसी को इलेक्शन लड़ना होता है, इलेक्शन लड़ने के पहले बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि मैं आऊँगा तो मैं ऐसा करूँगा, मैं आऊँगा तो मैं ऐसा करूँगा, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वही सारे वादे निभाते हुए लोग नज़र नहीं आते। तो आप क्या कहते हैं इसको लेकर कि कहीं आप भी अगर जीत कर आते हैं तो आप किस तरह से काम करेंगे इसके ऊपर? देखो, एक तो सब्जेक्ट ऐसा है कि जो आप विधानसभा के अंदर खड़े रह रहे हो तो उसका पहला तो एक बहुत, आप जिस इलेक्शन में खड़े रह रहे हो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये हमने समझनी चाहिए। उसका अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। और देखो, कोई भी इंसान आया, आज 1 महीना हो गया या 2 महीना हो गया और उसके अंदर ये काम नहीं हो गया, मैजिक की छड़ी ऐसी घुमा दी और मैजिक हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या उसकी एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के जरिए काम एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वो प्रोसेस को आपने रखना चाहिए, उसको फॉलोअप लेना चाहिए, असेंबली में आना चाहिए, उसके ऊपर असेंबली में आपने वो प्रश्न रखे तो उसके ऊपर फॉलो, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो इस ढंग से अगर कोई भी, मैं नहीं, कोई भी अगर इस ढंग से करेगा, उसका फॉलोअप करेगा, तो जरूर उसके अंदर रिजल्ट्स मिलेंगे। सर, ये भी एक चीज़ देखने में आती है कि जैसे ही इलेक्शन करीब आता है, चाहे वो नगर सेवक का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, काम बहुत फास्ट हो जाता है। मतलब जो चीज़ें, जो फाइलें 10 साल से रुकी हुई है वो 2 महीने में पास हो जाती है, 2 महीने में काम शुरू हो जाता है। इलेक्शन आने वाला 3 महीना है, उसके 3 महीने पहले से काम शुरू हो जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या है? ये मतलब जरूर ऐसा होता है। क्या होता है कि इलेक्शन आने का टाइम रहता है और टाइम कम रहता है, लास्ट के 2-3 महीने रहते हैं और उस समय हमारे जो नेतागण रहते, ना केवल विधायक, बहुत से नेतागण रहते हैं, वो उनके सोर्स से जाते, निधि लेके आते और फिर वो उसकी एडवर्टाइज की जाती है कि अभी हमने इतनी निधि लाई है और अभी हम ये करें। अरे ये आप 2 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले लेके आना चाहिए था और वो निधि लाई है, उसका काम होने के बाद बताना चाहिए था कि हमने ये निधि लाई थी और ये काम हो गया है। ये आती भी नहीं है, बैनर लग जाते हैं। अभी निधि आ रही है, अभी 15-20 दिन के बाद में तो आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता लगेगी तो उसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब ये क्या है? अरे आज इतना टाइम है ना, 1 साल में 365 दिन है ना, तो 5 साल में कितने दिन हुए? अच्छे खासे दिन हुए ना। तो ये पहले अपन ने करना चाहिए। और निधि लाने, आप निधि ला रहे हो, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको वक्त पे लाओ, वक्त पे काम चालू करो, वक्त पे काम खत्म करो और जो काम है वो अव्वल दर्जे का है क्या नहीं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि वो क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये भी देखो, अभी आप जल्दबाजी में लाओगे, जल्दबाजी में काम करोगे, जल्दबाजी में वो करोगे, वो टूट जाएगा, फिर 2 साल के बाद में उसके काम का वो निधि लागू, मतलब ये पब्लिक का नुकसान है ना, ये गवर्नमेंट का नुकसान। के पैसे के साथ आप खेल रहे हो, ऐसे ही होता है ना, ऐसी मेरी सोच है। एक चीज़ ये कि पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, इस तरीके की छलांगे जो है वो लगते रहती हैं। अभी से नहीं, बहुत पहले से देखा जा रहा है। अभी हाल ही में किसी ने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की एमएलए के टिकट के लिए वेस्ट से। आप उनको कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? जो वो कैंडिडेट रहता है उसका जो कोई एक उनके पब्लिक से लगाव रहता है, तो
वो उनको सजेशंस करते हैं, और किसी किसी को लगता है कि मुझे ये पार्टी ज्वाइन करने से मुझे प्लस होगा या इलेक्शन लड़ने के लिए ताकत मिलेगी, तो दैट इज़ देयर चॉइस। तो हो सकता है वो अलग। ये ऐसा नहीं लगता आपको कि ये पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी है? पब्लिक ने आपको भरोसा करके इस पार्टी में चुना, आप उसको छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो लगता नहीं आपको कि पब्लिक के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, पब्लिक के साथ में तो हो रहा है, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम को छोड़ो, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पब्लिक के साथ। सारे हो रहे हैं सर। सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो लेकिन अभी देखो, वो पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है कैसे ये हो, कैसे उनकी चॉइस है कि वो कहाँ जाए। या तो वी आखिरी सवाल करना चाहूँगा सर आपसे। आप भिवंडी पिछले 10-15 सालों से अगर मैं देखूँ तो सर हर साल बारिश में खड्डे, इतनी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, इतने एक्सीडेंट होते हैं। उसके अलावा आईजीएम जो हॉस्पिटल है उसकी हालत ठीक नहीं है। उसके अलावा म्यूनसिपैलिटीज़ की जो स्कूलें हैं उनका स्ट्रक्चर वो भी ठीक नहीं है, उनकी पढ़ाई वो भी ठीक नहीं है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, क्या ये पिछले 15-20 सालों से ठीक नहीं हो सकती थी? कि क्या उस पर किसी ने काम नहीं किया? अगर आप चुनकर आते हैं तो आप इनमें से सबसे पहले काम किस पर करेंगे और किस तरह करेंगे? आपके पास क्या प्लान है? नहीं, जरूर 15-20 साल से कोई लोग उन्होंने प्रयत्न किए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रयत्न किए होंगे, लेकिन वही बात आती है वापस से कि वो प्रयत्न उन्होंने पूरी तरह से लेके जाने चाहिए थे, तो हाँ रिजल्ट आते थे। और आपने अच्छी बात कही, भिवंडी शहर ये एक इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ पे बहुत वर्कर्स रहते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, लेबर भी वर्कर बहुत है यहाँ पे। तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेडिकल व्यवस्था। तो मेडिकल व्यवस्था आज हमारा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है वो इतना बड़ा है, अगर आप देखोगे उसको तो बहुत बड़ा है। इसको देखोगे तो इतना बड़ा है कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन सकता है, या तो समझ लेना एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जैसे कड़वा है, सायन हॉस्पिटल, वो लेवल का हॉस्पिटल बन सकता है। तो वो पब्लिक के लिए काम में आने वाला है। आज क्या होता है, वहाँ पे कोई जाता है एक्सीडेंटल केस वगैरह, तो उसको रेफर कर दिया जाता है कड़वा, सायन, जे वगैरह। क्यों, यहाँ पे होना चाहिए ना उतना। आप करेंगे वो चीज़ अगर आप चुनकर आते हैं तो? देखो, मेरा मानस तो ये है कि हमारे वालिद साहब जो थे वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने उम्र भर चप्पल नहीं पहनी। तो वो क्यों नहीं पहनी? क्योंकि लोगों को, उनको लगता था कि मुझे मेरी जो खराब टाइम था उसकी याद रहनी चाहिए कि अपन कौन से इसमें थे। तो उसके अपने पास्ट को भूला नहीं। पास्ट को भुलाना नहीं था, तो इसीलिए वो चप्पल नहीं पहनते थे। तो वी आर बिलोंग्स फ्रॉम, उनका जो शुरुआत हुई है पुअर, तो उन्होंने हमको सिखाया है कभी ये भूलना नहीं। तो और दूसरा उन्होंने ये सिखाया कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। आप ये जो इंसान है इनके अंदर ही सेवा करोगे तो भगवान मालिक जो है वो सब आपको दुआ देगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा काम होगा, और उनके आशीर्वाद से आज हमारे पास, हमारे परिवार के पास सब कुछ है। हमारे को चाह है कि हमारे वालिद का नाम हो, हमारा नाम हो, हमारे भिवंडी का कहीं तो भी नाम आए। आज हमारे भिवंडी को लोग क्या नज़र से देखते हैं कि ये पिछड़ा हुआ शहर है, यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो कहीं तो भी बुरा लगता है कि हमारा जन्म भिवंडी का है, तो हमें वो चुभता है बात। तो हमारे को ये उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि आज यहाँ पे मेडिकल व्यवस्था है, आज एजुकेशन व्यवस्था है, और बहुत सी प्रॉब्लम है, रोड, रास्ते, और बहुत से यहाँ पे रोजगार निर्मित होनी चाहिए। आज देखो, आज आप हिस्ट्री देखोगे, आज 60-70 सालों से तो यहाँ कपड़ा ही बनता था, और उसके ऊपर ही हर बिजनेस डिपेंड था। लेकिन बाय एक मालिक का आशीर्वाद मिला कि वेयर हाउसिंग जोन तैयार हुआ, तो हमारी पब्लिक को एक रोजी का जरिया दूसरा हुआ। तो ऐसे अलग अलग अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री आई तो हमारे रोजगार हो गए, हमारे बच्चों को रोजगार निर्मित होगी। और एजुकेशन फील्ड में भी अगर हम आवाज़ उठा के स्कूल, कॉलेजेस इसको अपग्रेड कर पाए और कुछ नए ला पाए, तो आज हमारे बच्चे भिवंडी से चाहते हैं पढ़ने कल्याण, डोंबिवली, न्यू बॉम्बे, मुंबई, इस जगह जाते, शाहपुर तक जाते, तो वो और पुणे तक जाते। तो वो चीज़ अगर इधर दे पाए तो ऐसा हमने विजन रखना चाहिए। मैंने या कोई है, जो भी कोई है यहाँ पे कुछ करना चाहता है, उसने ऐसा विजन रखना चाहिए। तो इस फील्ड में जरूर हम काम करेंगे। सॉरी, एक सवाल और, जो पब्लिक को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आज के ज़माने में वो है टोरेंट पावर। आप उसके लिए कुछ करेंगे अगर आप चुनकर आते हैं तो? देखो, अभी टोरेंट पावर का ऐसा है, लोगों को प्रॉब्लम है जो टोरेंट पावर से नहीं, उसका जो रेट है, उसका जो बिलिंग रेट है, उनका जो भी रेट है बहुत ज़्यादा दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है, और बिल इतनी ज़्यादा आती है कि लोगों को भरना मुश्किल है। तो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप रेट कम करवाइए, तो टोरेंट पावर को भगाने की बजाय रेट अगर कम हो जाएगा तो लोगों को राहत मिलेगी। तो इसके लिए आप कुछ करेंगे? मैं एज अ कारपोरेटर काम कर चुका हूँ भिवंडी के अंदर।
उस समय टोरेंट पावर नहीं था, एमएससीबी थी। तो उस समय क्या होता था कि पावर के लग्स जाते थे, डीओज जाते थे, तो हमें क्या करना पड़ता था, एक आदमी हमारा रखना पड़ता था और काम करवाना पड़ता था, क्योंकि पब्लिक का काम करना पड़ता था। लाइट जाती थी तो तकलीफ होती थी लोगों को। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइवेट पावर आई, ये फ्रेंचाइजी आई, टोरेंट आई। इन्होंने क्या किया, सर्विस इक्विपमेंट्स, वायरिंग्स जो थी उसके अंदर बदलाव किए और लाए, अच्छी पावर की सुविधा की। लेकिन जो इनके रेट्स है, जो वो बहुत ज़्यादा है। आज मुंबई के अंदर बेस्ट है, बीईएसटी बेस्ट पावर है, टाटा है, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, बट उनके दे हैव लिमिट्स ऑफ रेट्स। और आज यही आई थिंक सो, मुझे थोड़ी मालूमात लेनी पड़ेगी, लेकिन टोरेंट मुमरा में भी ले रही है, उसके और हमारे भिवंडी के इसमें भी रेट में फर्क है, बराबर है। तो हमको ऐसा क्यों? तो टोरेंट के लिए हमारे को ये कहना नहीं है, या कोई XYZ दूसरे कंपनी के लिए कहना नहीं है, बट इसकी जो रेट्स है वो क्या होने चाहिए, वो रिजनेबल होने चाहिए फॉर पावर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, फॉर रेसिडेंशियल वर्क ऑल्सो, तो फॉर कमर्शियल वर्क ऑल्सो। तो वो रिजनेबल रेट्स होने चाहिए। तो उसके लिए हमको आवाज़ उठाना चाहिए, या उससे उस दर में वो करवाना चाहिए, से बातचीत हो। हाँ, रेवे इसके ऊपर ये करना चाहिए, गवर्नमेंट का ध्यान खींचना चाहिए। आप अपने शुभचिंतकों को या आपकी जो पब्लिक है या भिवंडी वेस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एमएलए के लिए? तो देखो, कल हमारा गणेश उत्सव की तैयारी हुई है और गणपति जी आ रहे हैं 7 तारीख को, और मुझे बड़ी खेद से कहना पड़ता है कि रास्तों की अवस्था बहुत ही खराब है पूरे भिवंडी में, पूरे भिवंडी की बात कर रहा हूँ। फिर बहरहाल उसमें वो रास्ते बन जाए, हाल फिलहाल के लिए बन जाए, और वो उत्सव हो जाए। और वो पावन अवसर पे मैंने इलेक्शन का जो सब्जेक्ट है, कल जो ये 4-5 महीने से हमारे जो भिवंडी की जनता है, हमारे भिवंडी के जो जूनियर रिलेशंस है, सीनियर सिटीजन्स है, कोई ग्रुप्स है, कोई मंडल्स है, युवा वर्ग है, और बहुत से लोग हैं, एनजीओज है। हाँ, तो वो लोग मेरे को अप्रोच कर रहे थे कि आप कॉन्टेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, जैसे आपने भी सवाल में पूछा ही कि आपने 2009 में किया था। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 2009 में मैंने प्रयत्न किया था, मैं मालिक की मर्जी नहीं थी, और मैं कुछ कम पड़ा होगा। भिवंडी के पब्लिक ने मेरे को बहुत दिया, बहुत प्रेम दिया, आशीर्वाद दिए, वोट दिए। सेकंड नंबर पे भी तो लाना सर बड़ी बात है ना। मैं उनको सर आंखों पे मानता हूँ, और जनता जनार्दन को जो सब्जेक्ट है उनका जो आदेश मैं मानता हूँ। तो उनका आग्रह है कि आप इस बार इलेक्ट करो, इसीलिए मैंने इच्छा जाहिर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो ये थे साईनाथ पवार साहब, जिन्होंने अभी इलेक्शन लड़ने के लिए अनाउंसमेंट किया है कि इस बार वो भिवंडी वेस्ट से इलेक्शन लड़ेंगे। तो पब्लिक आपके सामने इनका वीडियो है, अब आप देखिए, और अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं कि आप ये सवाल साईनाथ पवार साहब से कीजिए, तो आप अपने सवाल हमें कमेंट्स सेक्शन में बताइए। जब भी मौका मिलेगा दोबारा हम उनसे सवाल करेंगे। थैंक यू।